चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास कुछ एनर्जी होती है। क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा इसलिए इस एनर्जी का नाम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, ये उसकी पोजीशन के कारण होती है, इसलिए हम इसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे और इसे हम पूरा नाम देंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो एनी चार्ज kept in electric field has electrical potential energy। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज के पास क्यों होती? तो आंसर है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी प्रेजेंट पोजीशन तक पहुंचाने के लिए अगर हमने कुछ वर्क किया है, जैसे बॉल को ऊपर उठाया तो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, एक स्प्रिंग को दबाया तो स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो जब भी हम वर्क करते हैं हम अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। कंजर्वेशन लॉ से ये हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये किसी ना किसी को ट्रांसफर होती है। तो ये एनर्जी किसको ट्रांसफर हुई? तो आंसर है जिस पर हमने वर्क किया उस पार्टिकल को ये एनर्जी ट्रांसफर होगी। अब अगर हम एक इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड पर ले जाते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है। कैसे हम कह सकते हैं कि वर्क करना पड़ता है? तो इसका आंसर है कि जब हम एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? F = Q × E। कूलम लॉ से Q1 Q2/R²। ये फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब हम इसको इधर लाना चाहते हैं इस पोजीशन पर रखने के लिए तो हमें भी फोर्स लगाना पड़ता है। उस कूलम चार्ज के अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ा और फोर्स लगाकर उसको डिस्प्लेस करके हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लाए। तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट किया, क्या हो गया? वर्क। तो वर्क डन करते हैं तब जाके चार्ज अपनी प्रेजेंट पोजीशन पर आता है। कोई भी प्रेजेंट पोजीशन आप देखिए, उस प्रेजेंट पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ हमने चार्ज क्यों रखा तो यहाँ रखा तो कहीं ना कहीं से लेके आए होंगे तो रखा होगा। जैसे ही हम इसको यहाँ से ऐसे लाना शुरू करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता है, फोर्स लगा के रिपेल करता है। उस फोर्स के अगेंस्ट हम भी फोर्स लगाते और ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ ले आते हैं। तो हमने इस पे वर्क किया, वर्क करके यहाँ लाए और फिर से ये दूर मत चला जाए इसलिए हमने यहाँ कोई अरेंजमेंट किया, एक चिटकनी लगाई और इसको यहाँ लॉक कर दिया। अब ये यहाँ खड़ा है। तो हमने जो एनर्जी खर्च करके वर्क किया उसका क्या हुआ? वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गई और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एनर्जी बनी है, इसलिए इसका हम नाम क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो नोट करिए, एनी चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज एनी चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज electrical potential energy। Any charge placed in electric field has electrical potential energy because some work has to be done, to bring this charged particle to its present position, ओके। ये वाला जो वर्क डन हम इस पर करते हैं ये शुरू कहां से करेंगे? अगर हम बोलते हैं कि इस चार्ज को हम यहां से लेके आए तो जब ये यहाँ पर था तो क्या इस पर कोई वर्क नहीं किया गया था? वो इस पोजीशन में कैसे आ गया था? तो जरूर किसी ना किसी ने कुछ वर्क किया होगा, वो एनर्जी उसके पास ऑलरेडी है। हमने तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी की नहीं। तो हम क्या कहते हैं? नहीं, टोटल एनर्जी चाहिए। टोटल एनर्जी मतलब हमको टोटल वर्क गिनना है। तो टोटल वर्क कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? जीरो से। एक चार्ज को मूव करते हैं, कहाँ पर उसको मूव करें कि उस पर वर्क डन जीरो हो? अभी आपने पढ़ा है इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0 हो जाती है, वहां पर मूव करते हैं तो वर्क डन 0 होता है। तो एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से फोर्स लगा के चलाना शुरू करते हैं और लाकर उसकी प्रेजेंट पोजीशन पे लाते हैं। टोटल जितना वर्क करेंगे वही उसकी एनर्जी होगी। तो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बन गई। अच्छा, अगर हम उसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो वर्क हमको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इस पर फोर्स नहीं लगता, तो हमको भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता, तो वर्क डन भी नहीं होता, इसके पास एनर्जी नहीं होती। तो एनर्जी होने का कॉज क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर पॉइंट के पास पोटेंशियल है, इसलिए ये चार्ज यहाँ पर है तो एनर्जी रखता है, अदरवाइज एनर्जी नहीं रखता। अगर इस कमरे में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक चार्ज को हमने यहाँ खड़ा कर दिया, इसके पास कितनी एनर्जी है? 0। क्यों? क्योंकि इसको लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, कोई इस पर फोर्स लगाता ही नहीं। इसलिए एनर्जी होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिक फील्ड होना जरूरी है, पोटेंशियल होना जरूरी है, तब उस चार्ज के पास एनर्जी हो। नोट करिए, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली हैव एनर्जी। Okay. Now, this energy can be calculated. This energy can be calculated in different formats. In different formats. Okay. पहला फॉर्मेट देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक पॉइंट है A, इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल है V। अब हम पोटेंशियल की डेफिनेशन जानते हैं V। यहां पर हम एक चार्ज Q को लेकर आए तो पोटेंशियल की डेफिनेशन के अनुसार हमने कितना वर्क किया? द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट A इज पोटेंशियल। यूनिट चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क होगा? V। Q चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क होगा? Q into V। That is the work done from infinity to this place, और यही हमारी potential energy की definition है। So potential energy at a point, okay, इसको लिख लेते हैं, potential energy at a point where potential is V. When charge Q is brought, when charge Q is brought from infinity to this point A, then work done from infinity to A, this is equal to Q into V. This is as per definition. हमारी डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल की? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? चार्ज इनटू पोटेंशियल। This work done on the charge becomes its potential energy. Becomes its potential energy. Therefore, electrical potential energy is equal to Q into V. ये पोटेंशियल एनर्जी का पहला फॉर्मूला हमने बनाया। चार्ज Q जब V पोटेंशियल वाली लोकेशन पर रखा हो तो उस पर कितना वर्क किया जा चुका है, जो कि उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बन गई है Q into V। याद रखिए,
Q into V is our formula for potential energy of a charge Q placed at a point where potential is V. अब इसके बाद पोटेंशियल V किसके कारण होता है? तो आंसर है पोटेंशियल V इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण बनता है? ये किसी ना किसी सोर्स चार्ज के कारण बनता है। इसका मतलब एक और चार्ज है जिसने क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट किया, और उसमें हम अपना ये टेस्ट चार्ज ले गए। ये यहाँ पर एक चार्ज है जिसने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। अगर ये नहीं होता तो हम वर्क डन नहीं कर सकते थे, ये पहले डिस्कस हो गया है। इसका मतलब कि एक्चुअल चार्जेस कितने हैं? एक और एक दो। दो मिनिमम चार्ज होने जरूरी हैं अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। दो चार्जेस जरूरी हैं। जैसे अगर आपने एक स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी करनी है तो बड़ा इजी तरीका है, पोटेंशियल को कंप्रेस करो। कंप्रेस करने से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी लाना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, उसके लिए हमको दो चीजें चाहिए। एक चीज, एक ब्लॉक जो स्प्रिंग को ढकेलेगा। दूसरी चीज आप सोच सकते हैं, दूसरी चीज एक दूसरा ब्लॉक या दीवार जो स्प्रिंग को रोकेगी। अदरवाइज क्या होगा? ये स्प्रिंग को ढकेला, स्प्रिंग ऐसा चला गया, कंप्रेस तो नहीं हुआ। तो आपको एक जोड़ी चाहिए, एक दीवार और एक ब्लॉक। ये उसी तरह से हमको चार्जेस की भी जोड़ी चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पोटेंशियल बनाएगा, दूसरे को उसमें लाएंगे, रिपल्शन होगा, फोर्स क्रिएट होगा, तब हम इसको ऐसे दबाएंगे, स्प्रिंग जैसे। दोनों एक दूसरे के पास आएंगे और वर्क डन होगा, एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी कितनी होगी? इन टर्म्स ऑफ Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू। ये क्या बन गया? एक पेयर। तो अब जो एनर्जी बनी, ये इस पेयर के कारण एनर्जी, Q की भाषा में ये एनर्जी कितनी होगी? तो नेक्स्ट लिखिए, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। Energy of a system of two charges. There are two charges, Q and Q, or let us say Q1 and Q2. The distance between them is R. We have to find out energy involved, electrical energy, electrical potential energy involved in bringing the two to this position R. अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल। रिपेल कहाँ तक करेगा? इंफिनिटी तक। इंफिनिटी से हमने इसको पकड़ा और चलाकर लाए, यहाँ लाकर हमने वर्क किया। जितना वर्क किया यहाँ लाने में, वो क्या बन गई? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। उसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसको अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी हेल्प के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मूला है, Q into V। यहाँ पर अगर पोटेंशियल V है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इस पॉइंट को लिखा A और इसको लिखा B और इसको नोट किया एट B। पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इज, इस Q1 के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा? आंसर Q1 अपॉन R। Q1 अपॉन R, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन गया? पोटेंशियल एट B। अब इसके पास एनर्जी कितनी होगी? इस पोटेंशियल पे हमने किसको रखा? Q2 को। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? ये हमने पहले से कैलकुलेट किया है। एनर्जी with this Q2 is equal to charge Q2 और potential at B। इस potential at B, इसकी वैल्यू यहाँ से रखिए, ये Q1 multiplied by Q2, Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला किसका आ गया? एनर्जी। दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 and Q2 लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? Q1 की है या Q2 की है? ओके, हमको ऐसा लगता है अभी तक जो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि Q2 को हम चलाकर लाए हैं। ओके, एक एग्जांपल याद रखिए। एक घर में खर्च के लिए घर के हेड ने 1000 रुपए रख दिए घर खर्च के लिए। ओके, वो उस घर की पूंजी है। जब भी सब्जी की जरूरत पड़ती है, जो आदमी फ्री होता है वो जाता है और सब्जी ले आता है, वहां से पैसे लेके सब्जी ले आता है। दूध लगता है, जो फ्री होता है वो जाता है और वो जाके दूध ले आता है, पैसे खर्च कर देता है। तो वो पैसे मेंबर ए के हैं, मेंबर बी के हैं, मेंबर सी के हैं कि घर के? घर के। घर एक सिस्टम है जिसमें ए बी सी डी चारों मेंबर हैं। इसी तरह से एक स्प्रिंग को हमने दबाया, पोटेंशियल एनर्जी दी और इन दोनों पर चिटकनी लगा दी। इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम ए की चिटकनी खोल देंगे तो मोशन कौन करेगा? ए, इधर भाग जाएगा। अगर हम इसको यहीं रहने दें, बी की चिटकनी खोलेंगे तो कौन भागेगा? बी। तो एनर्जी ए की है, बी की है या सिस्टम की? सिस्टम। तो याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज की नहीं होती। किसकी होती है? सिस्टम। और उस सिस्टम के जितने मेंबर होते हैं, जिसको मौका मिलेगा यूज कर लेगा उसको, या जिसको जरूरत पड़ेगी वो उसको यूज कर लेगा। जैसे हमने Q1 को बांध दिया, Q2 को छोड़ दिया, तो भागेगा कौन? Q2। अगर Q2 को बांध दिया और Q1 को छोड़ दिया तो Q1 जाएगा। ये एनर्जी को यूज करेगा, पहले केस में वो एनर्जी को यूज करेगा। इसलिए एनर्जी को हम एक सिस्टम की एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्या एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिस्टम की एनर्जी। इसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉल, हम mgh कैलकुलेट करते हैं। mgh इज बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का जो भी फॉर्मूला आपने क्लास 11 में पढ़ा है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम which has two members, one ball and one earth. अर्थ और बॉल को मिलाकर एक पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अगर बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल बढ़ जाती है हाइट के कारण, तो अर्थ के पास वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तब जाके इसके पास वो एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो दिस इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वैसे ही ये एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। Q1, Q2 दो चार्ज कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम के पास इतनी एनर्जी होगी। इज दिस क्लियर? अब अगला एक्सप्रेशन लेते हैं, एनर्जी इन द 3 चार्ज सिस्टम। चार्जेस एक जगह पर लोकेटेड हैं, Q1, Q2, Q3। जैसे पहले 2 चार्जेस थे और अभी 3 चार्जेस हैं। इनके बीच के डिस्टेंस को भी मार्क कर लेते हैं। इस डिस्टेंस का नाम हम देते हैं R1 to 2, इसका नाम देते हैं R2 to 3 और इसका नाम देते हैं R1 to 3। ये तीनों के बीच के डिस्टेंस, ये 3 चार्जेस इस तरह से प्लेस किए। हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर ये Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम Q2 को एंटर करवाते हैं, फोर्स लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यहां तक लेके आए तो Q1 के अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा। कितना? जोड़ी में जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, Q1 Q2 अपॉन R। ये है। लेकिन जब हम इसको लेकर आते हैं उस समय अकेला Q1 नहीं है जो इसको रिपेल कर रहा है, Q3 भी इसको रिपेल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी हमको वर्क करना पड़ता है। वो वर्क कितना होता है? Q2 Q3 अपॉन R। तो इस पे अच्छा, अब जब हम Q3 को लेकर आए थे तो Q3 को कौन कौन अपोज करेगा? इन दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम ये जानते हैं कि एक जोड़ी में चार्जेस को जब लेकर आते हैं तो वर्क डन कितना होता है? Q1 Q2 अपॉन R।
इसमें जब हम इनको यहाँ पर सेट करते हैं तो कितनी जोड़ियां बनती हैं उतने वर्क हमको करने होंगे। Q1 के साथ किस किस की जोड़ी है? Q2 और Q3। Q1 के साथ Q2 और Q1 के साथ Q3। Q2 के साथ Q1, Q2 के साथ Q1 और Q2 के साथ Q3। तो Q1, Q2, Q3 तीन पार्टिकल में टोटल कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? 3। तो इनको यहां प्लेस करने के लिए इस जोड़ी के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये इस जोड़ी के बीच पोटेंशियल एनर्जी और इस जोड़ी के बीच पोटेंशियल एनर्जी सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/4πε0 और फिर सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी? टोटल एनर्जी। तो हमने 1/4πε0 कॉमन निकाला और सबको ऐड कर दिया। ये क्या मिला हमको? टोटल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम इज दिस: Q1, Q2, 1, 2, 1, 3 R13, 2, 3 R23। ये बन गया। क्यों? 3 पार्टिकल सिस्टम में कितनी जोड़ियां बन सकती हैं? तो आंसर है 3 जोड़ियां बन सकती हैं। इसलिए हमको 3 वर्क का एडिशन करना है एंड वी गेट द फुल एनर्जी। ओके, इसको नोट करिए, एक एक की बात करिए। Q1 वहां खड़ा है, पहले कोई एनर्जी नहीं लगी। अब हम Q2 को लेकर आए, Q2 को लेकर आए तो हमको कितना वर्क करना पड़ा? Q1 Q2 अपॉन R1, ये वाला वर्क हो गया। उसके बाद आप Q3 को लेकर आए, Q3 को लेकर आए तो अपोज करने वाले कितने हैं? 2। 1 ने अपोज किया, आपको कितना वर्क करना पड़ा? Q1 Q3 अपॉन R1। 2 ने भी अपोज किया, कितना वर्क करना पड़ा? Q2 Q3 अपॉन R23। तो टोटल वर्क 1, 2, 3 मिला के हो गया। दिस इज व्हाई वी ऐड इन पेयर्स इन ए 4 पार्टिकल सिस्टम। ये हमने एक 4 पार्टिकल सिस्टम बनाया और हर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस R से मेंशन किया। दिस इज R12, R23, ऐसे R13, ये सबको मेंशन किया। अब इसमें जब हम एनर्जी कैलकुलेट करने जाएंगे तो एनर्जी हर 2 चार्ज के बीच में एनर्जी होती है। अगर हमने 2 को रखा तो 2 को वहां पर लेकर आए, किस किस ने अपोज किया था? 1 ने, 4 ने, 3। तो Q1 में हमको किसके कारण काम करना पड़ा? Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q3 के कारण, Q1 पर Q4 के कारण। तब जाके ये यहाँ पर प्लेस हुआ। Q1 Q2, Q1 Q3, Q1 Q4। Q1 पे ये तीनों। Q2 को कौन कौन अपोज करता है? तो Q2 को Q1 करता है, ऑलरेडी हमने ले लिया। और पेयर किसका बनेगा? Q2 Q3 और Q2 Q4। और लास्ट पेयर 3 का 4 के साथ Q3 Q4। इस तरह से अगर हम पेयरिंग करेंगे तो 4 पार्टिकल में कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन लगा के मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इससे और ज्यादा पेयर नहीं बन सकते और हर पेयर रिपल्शन के कारण वर्क करवाता है। तो इसका वर्क डन कितना होगा? R12, R13, R14, R23, R24 एंड R3। और सभी वर्क को हमने आपस में ऐड कर दिया और सब में से कॉमन क्या निकाला हुआ है? This is work done for 4 particle system. Yes. यह ना Q1 Q2 के बीच में Q1 Q2 को नजदीक लाए, तो Q1 को Q2 के नजदीक लाए हैं या Q2 को Q1 के नजदीक लाए हैं? आंसर है कि एक्शन तो एक ही है। भले हम 1 को 2 के नजदीक लाएं या 2 के 1 को नजदीक लाएं, जब दोनों एक दूसरे के पास प्लेस हो गए तो उनके बीच की एनर्जी कितनी? Q1 Q2।
इसलिए ये क्वेश्चन इररेलेवेंट है कि 1 को लाने में एक बार एनर्जी खर्च की तो 2 को लाने में दूसरी बार की, एक ही बार एनर्जी खर्च हुई है, क्योंकि अगर हम 2 को 1 के पास ले आए तो पास तो आ गए वो, इसलिए दोबारा करने की उसको जरूरत नहीं। ठीक है, अगर हमको V पोटेंशियल एक पॉइंट पे दिया गया है तो वहां जो चार्ज रखेंगे उसके पास इतनी एनर्जी, और अगर हमको Q और R के टर्म्स में इंफॉर्मेशन दी गई है तो हम एनर्जी बनाएंगे उसके कॉम्बिनेशन से। अगर एक जोड़ी है तो ऐसा, और अगर इससे ज्यादा है तो उसके कॉम्बिनेशंस बना के टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। ये 2 फॉर्मूले पढ़े हमने। अब अगली चीज हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक डायपोल है जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज है, ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर कहीं प्लेस करना चाहें तो वर्क डन कितना होगा। सो नाउ नेक्स्ट विल बी एनर्जी विद ए डायपोल केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल kept in electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये डायपोल रखा है -q + q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका P, ये है P और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। अब ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, क्या इसके पास कुछ टॉर्क है? तो आंसर है यस, टॉर्क है। हमने पढ़ा हुआ है टॉर्क = P × E। मैग्नीट्यूड कितना होता है? PE sin थीटा। टॉर्क के बारे में हम जानते हैं। दूसरी चीज, क्या इसके पास एनर्जी है? तो आंसर है जब हम इसको घुमाते हैं तो हम कुछ वर्क करते हैं। ये कौन सा मोशन है? लीनियर मोशन की रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन। जब हम इसमें रोटेशनल मोशन करते हैं तो इसमें जो वर्क डन है उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? यस, रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला, इसको नोट करते हैं। व्हेन ए डायपोल is kept in electric field making angle theta, it experiences a torque. टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है PE sin थीटा। If it is given a small angular displacement d थीटा, हमने थोड़ा सा इसको और घुमाया, थीटा से बढ़ा के कितना d थीटा और घुमाया। गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d थीटा, देन वर्क डन dw, वर्क डन dw कितना होगा? तो आंसर है dw is equal to, this will be torque multiplied by d theta. So this is equal to, टॉर्क के लिए हमने रखा PE sin थीटा और d थीटा। This is for a very small rotation, angular displacement d थीटा। अगर हम इसको पूरा थीटा घुमाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन फॉर रोटेटिंग बाय थीटा, तो इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे दिस
and this will be work done for rotating up to theta. ओके, इसका इंटीग्रेशन किया P E sin थीटा d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है। P इज ए कांस्टेंट, E at that place is a constant, ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन sin थीटा d थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। So this will be minus P E cos थीटा। ये हो गया वर्क डन। थीटा एंगल से घुमाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, P E cos थीटा नेगेटिव। अब जो भी किसी बॉडी पर हम वर्क करके उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। सो दिस बिकम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। दिस वर्क डन बिकम पोटेंशियल एनर्जी। तो डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, therefore U is equal to work done and that is equal to P E cos theta। ये फॉर्मूला बना एनर्जी ऑफ ए डायपोल। Now P is a vector quantity, E is a vector quantity and theta is angle between the two, therefore P E cos theta is magnitude of P dot E। ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये किसका फॉर्मूला मिला हमको, एनर्जी ऑफ ए डायपोल। नेगेटिव, राइट, दिस विल बी नेगेटिव। सो एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज माइनस P डॉट E। व्हाट वाज टॉर्क ऑफ ए डायपोल, P क्रॉस E। What is energy of a dipole, P dot E। ये दोनों आप याद रखेंगे। P क्रॉस E उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, P E sin थीटा और डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू P and E हो। I क्रॉस J is equal to K उस फॉर्मूले पे। और ये तो एनर्जी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी P E, दैट इज मैग्नीट्यूड P E cos थीटा। ओके, नेगेटिव साइन, हाँ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए स्पेशल केसेस व्हेन डायपोल इज इन लाइन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशल केसेस व्हेन P is along E। When P is along E, अगर P E के along रहेगा तो बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और ये है P और ये है E। P और E दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, -Q प्लस Q। इस समय इसके पास कितनी एनर्जी है, U इज इक्वल टू हाउ मच, यहां रखिए P E cos थीटा माइनस है ये, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो कितनी हो गई है एनर्जी, माइनस P E। उसके बाद सेकेंड, व्हेन P इज नॉर्मल टू E, P is perpendicular to E। थीटा की वैल्यू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब एनर्जी कितनी होगी, P E cos 90, दैट इज 0। यहां पर डायपोल ऐसा है, P की डायरेक्शन ऐसी है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा 90। उसके बाद when P is opposite to E, तो P और E के बीच में एंगल कितना होगा,
180 डिग्री। 180 डिग्री की कॉस कितनी होती है? -1। तो एनर्जी कितनी होगी? प्लस पी। अब पी इधर है और ई इधर है, इसके पास एनर्जी प्लस पीई। ओके, अब इसमें 2-3 चीजें और स्टडी करने की हैं। इन तीनों पोजीशन में सबसे कम एनर्जी किस पोजीशन में है? When P is along E, वो क्या है? -PE, जो कि 0 से भी कम होता है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी when P is along E. Now any system would like to remain in which condition? Where its energy is lowest. इसलिए P हमेशा घूम के कहां चला जाएगा? In the direction of E, क्योंकि वहां पर एनर्जी लोएस्ट होती है। वहां थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। अगर थीटा 0 है तो उस पर टॉर्क कितना लग रहा होगा? PE sin थीटा। sin 0 is 0, तो टॉर्क भी कितना हो गया? 0। मतलब P को कोई खींचकर घुमाने वाला नहीं है, टॉर्क 0 हो गया, इसलिए P वहां बड़े आराम से पड़ा रहेगा और उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट -PE। तो डायपोल की नेचुरल स्टेट क्या होती है? अलोंग E, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी डायपोल को छोड़ दीजिए, वो घूम फिर के कैसा सेट हो जाएगा? अलोंग E। माइनस प्लस, प्लस किधर रहेगा? जिधर एरो, माइनस टू प्लस, इस तरह से डायपोल सेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद एक और चीज बताइए, अगर हम इसको पूरा 180 डिग्री घुमा दें तो हमको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप काम में लाएंगे। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। जब हम इसको 180 घुमा देते हैं तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? +PE, और जब सीधा था तो कितनी थी? -P। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? PE माइनस PE कितना हुआ? 2PE। तो एक डायपोल को पूरा 180 घुमाने में कितना वर्क करना पड़ता है? 2PE। नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, according to work energy theorem, work required to be done for rotating a dipole, from 0 degree to 180 degree, from 0 degree to 180 degree is 2PE। 2PE। एक बार -PE से 0 आएगा और दूसरी बार 0 से +PE जाएगा। सो दिस इज द वर्क। ओके, ये हो गया डायपोल को घुमाने के बारे में। एक चीज हम इसमें और सोच सकते हैं, जब डायपोल 0 एंगल बनाता है तो उस पर टॉर्क कितना है? 0, इसलिए वो खड़ा रहेगा, नहीं घूमेगा। दूसरा बताइए, जब टॉर्क 180 डिग्री बनाता है, डायपोल 180 डिग्री बनाता है, फिर से टॉर्क कितना है? अब भी नहीं घूमेगा। नहीं घूमने वाली स्टेट, जब टॉर्क 0 लगता है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो डायपोल 2 बार इक्विलिब्रियम में होता है, एक बार जब 0 डिग्री पे और दूसरी बार जब 180 डिग्री। दोनों पे टॉर्क 0 है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं। इसमें एक इक्विलिब्रियम स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। कैसे पता लगाएंगे कौन सा स्टेबल कौन सा अनस्टेबल? हमको मालूम है कि अगर हम उसको छेड़ेंगे, डिस्प्लेस करेंगे और वो वापस आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेबल। और अगर वो वापस नहीं आया और घूम गया तो अनस्टेबल। इसका पता करने का जो बेस्ट फिजिक्स का मेथड है, दोनों की एनर्जी अगर आपको मालूम है तो देखिए, इसकी एनर्जी कितनी है? माइनस, और इसकी एनर्जी प्लस। लोएस्ट एनर्जी किसमें है? जिसमें लोएस्ट एनर्जी होती है वो स्टेबल कंडीशन होती है।
तो डायपोल में ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा माना जाएगा? जिसमें एनर्जी लोएस्ट होती है। तो नोट करिए, डायपोल हैज टू इक्विलिब्रियम पोजीशंस. Dipole has two equilibrium positions. Number 1, when theta is 0. Number 2, when theta is equal to 180. When theta is equal to 180. Okay. Out of these two, theta is equal to 0 position is. Theta is equal to 0 position is stable position, stable equilibrium, because energy level is lower. Energy level is lower. तो ये स्टेबिलिटी को देखने का एक तरीका है. जितना एनर्जी लेवल कम होगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. ओके, नाउ ये हमने देख लिया अब एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल सिस्टम. सिंगल चार्ज, डबल चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज और डायपोल का चार्ज. ठीक है, क्योंकि हाँ, इनका ये कहना है कि जब हम डायपोल को घुमाते हैं तो हम उस पर कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे हो सकती है? इसका आंसर है कि पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी -PE थी. हमने वर्क किया, वो वर्क वेस्ट नहीं हुआ, हमने उस पर PE वर्क किया, तो उसकी एनर्जी कितनी बन गई? -PE + PE = 0. तो 0 इज नॉट द लोएस्ट लेवल. लोएस्ट लेवल क्या है? -P. हमने वर्क किया एक्चुअली और काम पहुंचाया उसको 0 लेवल तक. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो स्टडी की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कंडक्टर्स के बारे में जो पढ़ा, उसके मेन पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट करिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स. पहला पॉइंट लिखिए, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0. इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0. ये हमने कैसे प्रूव किया था? गॉस थ्योरम से शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना के प्रूव किया था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0. ओके, इसका रीजन भी आप समझ सकते हैं. एक सरफेस है, इधर के प्लस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे अंदर, और इधर के प्लस ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0. इसी तरह से सबका सम इफेक्ट आप लेंगे तो क्या होगा? 0. ये हमको समझ भी आता है, लेकिन हमने किससे प्रूव किया? गॉसियन थ्योरम से इसको प्रूव किया. एनीवे, सेकंड पॉइंट लिखिए, at the surface of a charged conductor, electric field must be normal to it. At surface of a charged conductor, electric field is perpendicular to it, or electric field is normal to it. सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? नॉर्मल. इसका प्रूफ हमको अलग से जानने की जरूरत नहीं है. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको सरफेस है, सरफेस को हमने चार्जेस दे दिए और ये चार्जेस खड़े हो गए. अगर ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे, अल्टीमेटली ये खड़े हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट होके.
अगर ये चार्ज खड़ा हो गया तो इस पर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? आंसर है 0। अगर इस पर फोर्स लगता तो ये ऐसा चला जाता। अब ये खड़ा है, खड़ा होने का मतलब टेंजेंशियल फोर्स कितना है? 0। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाता है। अगर हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है, देन लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है जो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके टेंजेंट के साथ इसका एंगल है थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? t cos थीटा। और ये कंपोनेंट कितना होगा? ये e cos थीटा और ये e sin थीटा। ये दो कंपोनेंट हैं। इस e cos थीटा के कारण यहां पर जो चार्ज रखा है q, उस पर फोर्स लगेगा। ये फोर्स कितना होगा? QE cos थीटा। ये वाला फोर्स इस पे लगा। ये एक अनबैलेंस फोर्स है, इसको इस तरफ बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। अगर ये अनबैलेंस फोर्स है तो इस चार्ज को इधर चलना चाहिए, पर क्या ये चार्ज चल रहा है? नहीं चल रहा। अगर ये चार्ज नहीं चल रहा है तो इस पर फोर्स कितना है? 0। अगर ये फोर्स 0 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0। अगर ये 0 है जिसमें Q 0 नहीं है, E भी 0 नहीं है, तो कौन 0 होगा? cos theta is equal to 0, therefore theta is equal to 90। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री। ये एक छोटा सा प्रूफ है, इसको नोट कर लीजिए। ये किस टाइटल में बनेगा, किस क्वेश्चन में? प्रूफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। और स्टार्ट कैसे करेंगे? इफ इट इज नॉट नॉर्मल, if it is not normal, then let it make angle theta। ये उसके बाद ये बनाइए f is equal to 0। इसका रीजन क्या लिखना है? Q is stable, Q is stationary, therefore f is equal to 0, so theta is equal to 90 degree। This is the proof where we can prove। और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, उसका जो अपनी डायरेक्शन है उसमें देखेंगे। ये बेसिकली आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ओके, ये थर्ड पॉइंट समझिए। इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर, दिस कैन नॉट हैव एक्सेस चार्ज। ये एक कंडक्टर है और अगर ये कंडक्टर है तो ये चार्ज का चलना अलाउ करता है। अगर यहाँ पर चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके कहाँ आ जाएंगे? सरफेस। ये चार्ज यहीं के यहीं पड़े रहे, ये पॉसिबल नहीं है। इनको यहाँ कोई भी अटकाने वाला नहीं। रिपल्शन होगा और ये कंडक्टर है, तो रिपल्शन में ये उसको चलने देगा और ये कहाँ आ जाएंगे? किनारे किनारे पे। सो नो एक्सेस चार्ज इज पॉसिबल इनसाइड ए कंडक्टर। या हम ये कह सकते हैं नो चार्ज एट ऑल इज पॉसिबल इनसाइड ए कंडक्टर। एक्सेस चार्ज मींस नेट चार्ज। ये बात समझ में आ गई? ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। सो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट नोट करिए। इसका मतलब अंदर में चार्ज कितना होना है? 0। अंदर में नेट चार्ज कितना होता है? एक्सेस चार्ज 0। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम and it is same as on the surface, and it is same as on the surface. Electrostatic potential is same throughout the volume। हर जगह पर V की वैल्यू एक
समान मिलेगी। और ये वैल्यू कितनी होगी, जो वैल्यू कहाँ पर है, सरफेस में, इसको आप अलग से प्रूफ पढ़ चुके हैं। सो दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, हाँ नंबर 5 लिखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पिछली क्लास में किया, आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने किया था, अगर ये दो प्लेट्स पॉजिटिव हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। बाहर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये वही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये एक कंडक्टर बन गया, ये एक कंडक्टर है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, और उसकी डायरेक्शन नॉर्मल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड मतलब बचाना, किसी को प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना। कंडक्टर के अंदर एक ओपन स्पेस है, कंडक्टर के अंदर जो ओपन स्पेस है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कैविटी। ओके, देयर इज ए कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। नाउ इफ ए चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, वेयर डज इट रिसाइड? ऑन द सरफेस, outer surface. How much is the electric field inside? How much is the charge inside? 0. And how much is electric field? 0. Okay. Now if we place any object, whether a charged body or uncharged body, यहाँ पर हमने एक चार्ज बॉडी यहाँ से एंटर कराई और यहाँ कैविटी पे रख दी Q। इसके पास चार्ज Q है, इस पर एक फोर्स लग सकता है अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। अब इस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह में ले गए जहाँ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस कंडक्टर को रखते हैं तो भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहता है, 0, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेंगे। अगर चार्ज सरफेस पे रहेगा तो जब भी आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अंदर में चार्ज कैसे है, 0, अंदर में चार्ज 0 है तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 0, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, शील्डिंग, बचाना। तो अगर हम एक पार्टिकल को
बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, तो तरीका क्या है? एक लोहे का कंडक्टर, एक कंडक्टर लीजिए, उसमें अंदर कैविटी में उस ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। अगर वहां रखेंगे तो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कितना रहेगा? 0। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और ये बन गई इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। तो कोई भी ऐसा लोहे का पीस अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं आने देता। हमारे मोबाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो उसको सिग्नल मिलते हैं और उसके अंदर चार्जेस दिखते हैं, जिसके कारण साउंड पैदा होता है या घंटी बजती है। लेकिन जब हम एक रेलवे कंपार्टमेंट में जाते हैं और वो लोहे का बना होता है, लोहे का बना होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? 0। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एंटर नहीं कर सकता। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें एंटर नहीं करेगा तो हमारे मोबाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंचता, उसके वेरिएशन भी नहीं पहुंचते। इसलिए हम क्या देखते? सिग्नल वीक है, सिग्नल नहीं पहुंचता और हम उसमें बात नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें बहुत सारी विंडोज हैं, ओपनिंग्स हैं, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाता है, इसलिए सिग्नल वीक होता है पर हम लोगों को मिलता है। और अगर नहीं मिलता है तो हम थोड़ा दरवाजे के पास चले जाते, खिड़की के पास चले जाते, वहाँ ओपनिंग ज्यादा मिलती है, तो वहाँ शील्डिंग का इफेक्ट कम हो जाता है। तो जिस चीज को शील्ड करना हो उसके चारों तरफ मेटल लगा दीजिए, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, ये याद रखिए। अब ये देखिए कि ये शील्डिंग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करती है, इसको थोड़ा सा क्लियर समझिए। हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? कंडक्टर, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस कंडक्टर को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? कोई ना कोई सोर्स चार्ज बनाता है, तो यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज होगा जिसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया होगा। जैसे ही हम इसको यहाँ पर रखते हैं, ये सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पॉजिटिव से निकलते हुए जाता है। तो पॉजिटिव हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया। जब यहाँ रखा तो इसके अंदर जो फ्री निगेटिव चार्जेस थे वो यहाँ आ गए सरफेस, और पॉजिटिव चार्जेस जो फ्री थे वो रिपेल होके दूसरी तरफ चले गए, प्लस प्लस प्लस, ऐसे आ। ठीक है। अब देखिए ये प्लस और माइनस, ये अपने पीछे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। कहां से शुरू होता है? प्लस से। कहां खत्म होता है? माइनस से। तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने बनाया था। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन के कारण बना, ई इंड्यूस्ड। ये ई इंड्यूस्ड और ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 0। रीजन समझ में आ गया कि इसके अंदर इंडक्शन हुआ था। अब ये हमको क्या दिखता है? इधर ध्यान दो। हमको क्या दिखता है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को ले गए, माइनस चार्जेस एक तरफ और प्लस चार्जेस एक तरफ, और इसके अंदर E इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम और मॉडिफिकेशन करते हैं। ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हुई थी? प्लस, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो ये लाइनें यहां पर जाकर टर्मिनेट हो। लेकिन एक छोटा सी हमने और पढ़ा है, लाइन स्टार्ट हो या टर्मिनेट हो,
सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो यहां पर हम करेक्शन कर देते हैं एंड दिस बिकम लाइक दिस। और वैसे ही प्लस से नई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है तो प्लस से लाइनें निकलती है। ये भी कितना एंगल बनाते हुए? 90 डिग्री। सो दिस इज 90 और ये लाइनें अब यहाँ पर ऐसी शेप बना लेंगी लाइक दिस। और ये फाइनल शेप आ गई जो कंडक्टर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो whenever we place one conductor in electric field, what happens? The negative charges comes on one side, the positive charges go to in the direction of electric field. There is no electric field in the conductor. E is equal to 0. ये सिचुएशन बनता है। अब E is equal to 0 क्यों हो गया? ये अभी हमने पहले देख लिया। चार्जेस किनारे किनारे पर आ गए और हम ये कहते हैं कि लाइन जाके हमेशा कंडक्टर पर टर्मिनेट हो जाती है। ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज टर्मिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज टर्मिनेट एट ए कंडक्टर। और यहां पर वो क्या इंड्यूस कर लेती है? नेगेटिव चार्ज। इसने क्या इंड्यूस कर लिया? नेगेटिव चार्ज, और जाके खत्म हो गई वहां 90 डिग्री बनाते हैं। इसका जो अपोजिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो नई लाइन शुरू कर देगा। बाहर से देखेंगे हमको कोई अंतर नहीं मालूम पड़ेगा। इधर से लाइन जा रही है, ये लाइन इधर कंटिन्यू जा रही है। दोनों लाइन का नंबर बराबर, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों बराबर। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको इस तरह से मिल गई। ये हमने एक कंडक्टर इसमें रखा। मान लीजिए इस कंडक्टर में एक कैविटी बनी हुई है ये, और इस कैविटी के अंदर हमने एक चार्ज रखा। तो इस चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। सो नो फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज इट हैज बीन शील्डेड। ये शील्डिंग। अगर कंडक्टर नहीं होता, अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो शील्ड नहीं होती। फिर अगर हम ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रखते तो इस पर फुल फोर्स लगता। कितना? Q into E, तब फोर्स लगता। शील्डिंग के कारण अब उस पर फोर्स नहीं लगता। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अभी तक हम लोगों ने मेटल्स के बारे में पढ़ा है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जो नॉन मेटल है, इट में नॉट बी गुड कंडक्टर। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और लकड़ी, कोयला, ये सब चीजें अच्छे कंडक्टर नहीं होते। ऐसे मटेरियल जो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, इंसुलेटर होते हैं, दोज आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक्स। ओके, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक होते हैं इनका कैसे बिहेवियर होता है, इनका क्या कंस्ट्रक्शन होता है और ये किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक किस तरह से बिहेव करते हैं। तो नोट करिए, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। Dielectrics are non-conducting substances. They have no charge carriers. They have no charge carriers, or
very negligible charge carriers or very negligible. Therefore, they are not able to conduct electricity. Therefore, they are not able to conduct electricity. उसके बाद next, there are two types of dielectrics. There are two types of dielectrics. Polar and non-polar. There are two types of dielectrics, polar and non-polar. इन दोनों को समझिए। जिस मॉलिक्यूल को मिलाकर वो जिन एटम्स को मिलाकर मॉलिक्यूल बना, जैसे हाइड्रोजन, कौन से दो एटम हैं? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको मिला के H2 बना, CO2 में एक C और दो O, H2O में एक O, दो H। इस तरह से बहुत सारे एटम मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनता है। जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे ऑक्सीजन के सेंटर में, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस हैं, कितने? 8। और कितने होते हैं? 8। ओके। और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्जेस भी कितने होते हैं? 8। ओके। तो इनकी एक पोजीशन, एक दूसरा ऑक्सीजन हमने यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन H2, दो हाइड्रोजन आएंगे और एक बीच में ऑक्सीजन आएगा। सब के सब प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सबके प्लस दूसरे के माइनस को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो वहां फोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो जब फोर्सेस सब पर लगते हैं, किसी पर ज्यादा लगता है, किसी पे कम लगता है, क्योंकि उनके डिस्टेंसेस कम ज्यादा है। इसके कारण क्या होता है कि उनकी पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है, माइनस की पोजीशन में थोड़ा सा शिफ्ट आएगा। शिफ्ट आने से उनका सेंटर ऑफ चार्ज बदल जाता है। सेंटर ऑफ चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते वैसे निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस। ये क्या है? सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, वो भी यहीं पर है। अब अगर हमने H2 लिया तो H2 में एक H का ये प्लस है और एक H का ये प्लस है, दोनों का सेंटर यहाँ पर आएगा। दिस इज सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। एक माइनस ऐसा घूम रहा है और एक माइनस ऐसा घूम रहा है। इन दोनों का चार्ज लेंगे तो माइनस का भी यहीं पे सेंटर आ गया। दोनों सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0। अगर ऐसा होता है तो डायपोल में हमने पढ़ा है कि अगर दोनों की लेंथ 0 हो जाए तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0, नो डायपोल मोमेंट। तो जब ऐसा हो कि प्लस और माइनस दोनों एक ही लोकेशन पर आ जाएं, तो ये वाला जो मटेरियल है इसको हम कहते हैं नॉन पोलर। दूसरा सुनिए, अगर हमारे पास H2O है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का इधर डिस्टेंस नजदीक है, ऑक्सीजन के पास 8 प्लस है और 8 माइनस है। इसका प्लस इस माइनस को अपनी तरफ खींचता है, सब के सब। एक चार्ज 10 चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है, कूलम फोर्स। ये वाला भी इस तरफ खींचता है, इधर खींचने वाला कोई नहीं है। तो ये सब माइनस अपनी पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आता है। तो अगर हम इनको ओरिजिनली प्लेस करते तो ये वाले 8, ये 1 और ये 1, इन सब का सेंटर यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इसके प्लस ने इनको खींचा।
इसको खींचने के कारण ये थोड़ा सा नीचे आए और माइनस का सेंटर यहाँ की बजाय यहाँ हो गया। तो ये किसका सेंटर हो गया? और माइनस चार्जेस का। लेकिन पॉजिटिव चार्जेस भारी होते हैं, वो नहीं खिसकते, इसलिए पॉजिटिव का सेंटर वहीं का वहीं है। पॉजिटिव का सेंटर वहां है, माइनस का चार्जेस यहां आ गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े से डिस्प्लेस हो गए, इस प्लस ने उनको खींचा। अब हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया, और दो चार्जेस के बीच में जब डिस्टेंस क्रिएट होता है तो ये क्या बन जाता है? डायपोल, और इसके पास डायपोल मोमेंट आ जाता है। ऐसा मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पोलर। तो वो भी इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक था, ये भी डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक में डायपोल मोमेंट नहीं पैदा हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। और इसमें डायपोल मोमेंट पैदा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पोलर। ओके, तो नोट करिए, when there is distance between centers of positive charges and negative charges, when there is distance between centers of positive charges and negative charges, then a dipole moment is developed. Then a dipole moment is developed, and such molecules are called polar dielectrics. Such molecules are called polar dielectrics. फिर उसके नीचे नेक्स्ट पैरा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट पैरा, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस coincide and there is no distance between them, then they cannot develop any dipole moment. Of their own. Such molecules are known as non-polar dielectrics. ठीक है? ओके, ये हो गया पोलर एंड नॉन पोलर। तो किसके पास डायपोल मोमेंट होता है? पोलर के पास होता है और नॉन पोलर के पास नहीं। ये हमने पढ़ा कि दो तरह के हो सकते हैं। अब अगली चीज, when a dielectric is placed in electric field, what happens? तो नोट करिए, effect of electric field on a dielectric, effect of electric field on a dielectric. ओके, हमारे पास एक स्पेस है, यहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा। इस डाइलेक्ट्रिक के पास ये पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। इसके प्लस का सेंटर और माइनस का सेंटर ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और किसी भी ओरिएंटेशन में
ये रह सकता है ऊपर नीचे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ये है दिस इज इन एनी स्टेट एंड देयर इज नो एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट वी डू, वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट। इस पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है? पॉजिटिव चार्जेस पर। किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्जेस पर किधर फोर्स लगाता है? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्लस है ये घूम जाता है और किधर चला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर इधर प्लस आ गया और इधर माइनस आ गया। प्लस को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा और माइनस उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा, इसलिए ये डायपोल घूमकर इधर आ गया। दूसरा ये वाला, ये भी ऐसा बन गया और ये भी ऐसा बन गया। ये कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर के या नॉन पोलर के? पोलर के। अच्छा, नॉन पोलर वाले में क्या होता है? If there is a molecule of non-polar dielectric, non-polar में पहले प्लस और माइनस एक ही जगह पर हैं। जब हम इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर लगाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको खींचेगा? प्लस को। प्लस को खींचेगा तो ये प्लस थोड़ा सा ऐसा चला जाएगा और माइनस को इस तरफ खींचेगा तो ये माइनस ऐसा चला जाएगा। और अब ये प्लस और माइनस, ये कैसा बन गया? पोलर। इसके पास डायपोल मोमेंट आ गया। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट डेवलप्स ए डायपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस को एक तरफ और माइनस को एक तरफ कर देता है। इस बात को लिखिए। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड experience opposite forces, experience opposite forces on positive and negative charges, experience opposite forces on positive and negative charges, full stop. Because of this force, because of these forces, it develops, because of these forces it develops a small distance between the two. It develops a small distance between the two, and now it has its own dipole moment, and now it has a dipole moment. तो पोलर होगा तो ऑलरेडी उसके पास अपना डायपोल मोमेंट होगा, नॉन पोलर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इसलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज करने से प्लस इधर और माइनस इधर ऐसे सब स्ट्रेच होके सीधे हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्लस इधर माइनस इधर आ गए, प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना ऐसे प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ। दिस इज ए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ओरिजिनल और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। अब हमने ये स्लैब रखा और इस तरह से इसमें पोजीशन बन गई प्लस माइनस।
देखिए इस सरफेस पर पहले, इधर ध्यान दीजिए, इस सरफेस पे नेट चार्जेस क्या थे? जीरो, कोई माइनस कोई प्लस, नेट चार्ज क्या था? जीरो। अब इस सरफेस पे क्या हो गए? प्लस 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 प्लस। इस सरफेस पे क्या हो गए? माइनस 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 माइनस। तो इन दोनों के बीच में एक पोलराइजेशन डेवलप हो गया। पोलराइजेशन हुआ, प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। इसके पास एक चार्ज डेंसिटी आ गई सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कैसे आ गई? प्लस 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 सब है, तो इसके पास कुछ नेट चार्ज आ गया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इसके पास भी आ गया, सिग्मा इसके पास भी आ गया। यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या थी? जीरो। देयर वाज नो चार्ज डेंसिटी हियर, क्योंकि किसी का माइनस इधर आ रहा था और किसी का प्लस आ रहा था। अभी सब में एक तरफ क्या आ गया? प्लस, तो सबके पास एक चार्ज डेंसिटी आ गई। अब इसके पास पोलराइजेशन हो गया, चार्ज डेंसिटी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से। और ये किसके कारण हुआ? डाइलेक्ट्रिक के कारण। तो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट दो तीन चीजों में स्टडी करना है। ये एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था 100। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया 40, पूरा 100 नहीं बन पाया। अगर ये मेटल होता तो 100 बन जाता, क्योंकि उसके पास फ्री चार्जेस बहुत होते, इसके पास फ्री चार्जेस कम होते, इसको घुमाने में एनर्जी खर्च होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं कर पाता, तो सिर्फ 40 को ही वो ओरिएंट कर पाए। तो यहाँ पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 60। लगाया कितना था? 100। उल्टी डायरेक्शन में कितना बन गया? 40। तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना मिलने वाला है? 6। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? EO माइनस EI। EO इज ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगाया गया। अब ये बताइए कि डाइलेक्ट्रिक जिस वॉल्यूम में है वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो गया कि सेम है? ये माइनस हो गया। ये अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको दिखता है ये कैसा हो गया? ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है। दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 100 न्यूटन पर कूलम है, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दो तो वो 40 हो जाएगा, दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाले 20 हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ये एक कंसेप्ट याद रखिए। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा और पोलराइजेशन के कारण इसके पास एक चार्ज डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट होते हैं। अब इसके बाद ये पोलराइजेशन कितना होता है? तो आंसर है कि यहाँ पर जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा वो किस बात का इंडिकेशन है कि पोलराइजेशन कितना ज्यादा होगा। फिर से जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा? ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ज्यादा लगाएंगे, इसको ज्यादा लगाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा इसमें पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन किसके प्रोपोर्शनेट होता है? पोलराइजेशन इज प्रोपोर्शनेट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमको इसके अंदर जो हम मेजर करते हैं वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसके अंदर मेजर करते हैं। जितना ये ज्यादा होता है तो हम समझ जाते हैं उतना ज्यादा पोलराइजेशन हो चुका है। ओके, तो P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यहां पर लेते हैं, दैट कांस्टेंट इज psi। ओके, इट इज प्रोनाउंस्ड एज psi। चाय कह सकते हैं। ये जो सा है ये इंडियन
हम लोगों के वोवेल्स में नहीं होता है, इसलिए आप लोगों से नहीं बनेगा। जैसे साई, साई बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो सा, हाँ साई नहीं, ओके एनीवे, उसके हमको फोनेटिक्स में नहीं जाना है। सो दिस इज साई, और ये होता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसलिए हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या होता है? पोलराइजेशन। इधर ध्यान दीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया 100, पोलराइजेशन हो गया। इसको गिन लिया 40, कितने पोल मिले? 40 पोलराइजेशन हो गया। अब उसके बाद एक दूसरा मटेरियल लेके आए, इस मटेरियल पर फिर से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इसका पोलराइजेशन हुआ, इसको गिना, अभी मिले 60। ये है मटेरियल ए, ये है मटेरियल बी। कौन सा ज्यादा ससेप्टेबल है? बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो हम ये बोलेंगे दिस इज मोर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसने उसको ज्यादा रिस्पॉन्ड किया। तो ये होता है ससेप्टिबिलिटी। तो ज्यादा रिस्पॉन्ड करना, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। और ये बना पोलराइजेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट ससेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन ही हमको क्या देता है? चार्ज डेंसिटी। That is polarization is charge density. Okay, so this is all about dielectric. Dielectric के लिए और भी बहुत कुछ है, but this is good enough। एक ससेप्टिबिलिटी आपको पता लगा क्या हुआ। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक के कारण इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज। जहां कहीं हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपेसिटर में हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में यूज करने वाले डाइलेक्ट्रिक। तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लोज करते हैं।